हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मॉडर्न एम्पायर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, यानी कि मौर्यकालीन वास्तुकला। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन वास्तुकला और मूर्तिकला। पत्थर की बड़ी संरचनाओं और उत्कृष्ट कला का अस्तित्व भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के धोलावीरा में पहली बार दृष्टिगोचर होता है। पत्थरों पर उकेरी गई कला और पत्थरों से बनी भव्य संरचनाओं को एक लंबे समय अंतराल के पश्चात पुनः मौर्य काल में विकसित अवस्था में देखा जा सकता है। भव्य धरोहरों का उद्भव शायद बड़े साम्राज्य के अभ्युदय और इसकी राजनीतिक जटिलताओं का परिचायक है। यदि हम इसकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि पत्थर की बड़ी संरचनाओं, पत्थर से बनी मूर्तियों और उत्कृष्ट कला का अस्तित्व भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के धोलावीरा में सबसे पहले देखने को मिलता है। पत्थरों पर उकेरी गई कला और पत्थरों से बनी भव्य मूर्तियां, संरचनाएं एक लंबे समय अंतराल के पश्चात मौर्य काल में विकसित अवस्था में देखा जा सकता है। भव्य धरोहरों का उद्भव शायद साम्राज्य के उदय और इसकी राजनीतिक जटिलताओं का ही परिणाम है। इस काल में एक बार फिर नगरों के कुलीन वर्ग के हाथ में अधिशेष संपदा का नियंत्रण और धार्मिक गतिविधियों के बढ़ते हुए संस्थानीकरण से भी ये रचनात्मक प्रवृत्तियां जुड़ी हुई हों। मौर्य काल की कला की तुलना वैसी कला धर्मिता से नहीं की जा सकती जिसे हम आज समझते हैं। मौर्य कला वस्तुतः अपने काल के राजनीतिक एवं धार्मिक प्रभाव क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। यदि हम मौर्य साम्राज्य की कलाकृति की बात करें तो हम देखेंगे कि मौर्य काल की कला की तुलना वैसी कला धर्मिता से नहीं की जा सकती जिसे हम आज समझते हैं, जिसे हम आज देखते हैं। मौर्य कला वस्तुतः अपने काल के राजनीतिक एवं धार्मिक प्रभाव क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। उस काल की अधिकांश कलाकृतियों और स्थापत्य के अवशेषों का सीधा संबंध मौर्य शासकों के द्वारा दिए गए संरक्षण और उसमें भी विशेषकर अशोक की राजनीतिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं का परिणाम थी। इसीलिए उन्हें राजकीय कला की संज्ञा दी गई है, किंतु राजकीय कला के समानांतर लोक कला का भी अस्तित्व इस काल के कुछ प्रस्तरीय कलाकृतियां तथा टेराकोटा की कला वस्तुओं के द्वारा विकसित होता है। पटना नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए पुरातात्विक उत्खननों के दौरान लकड़ी की बनी दीवारों के बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं। पाटलिपुत्र के चारों ओर किए गए किलेबंदी के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी मिली। 6.6 मीटर की गहराई में 38 गुणा 57 मीटर के लकड़ी के आयताकार सिल्लों से दो समानांतर दीवार बनी हुई मिली, जिनके बीच 3.7 मीटर चौड़ी सुरंग जैसी खाली जगह मौजूद थी। लकड़ी के सिल्ले 1.5 मीटर की गहराई तक धंसे थे और उनके बीच कंकर भरा गया था। जमीन के ऊपर सिल्लों की ऊंचाई 2.7 मीटर थी। इनके बीच के फर्श को काठ के तख्तों को बिछाकर बनाया गया था, जो अंत में सॉकेटों से जुड़े हुए थे। इस उत्खनन में 7.2 मीटर दीवार और 105 मीटर फर्श के अवशेष मिले थे। लकड़ी की प्राचीर पर कुछ ऊंचाई तक मिट्टी का लेप चढ़ाया गया था और मूल संरचना में इन काष्ठीय प्राचीरों के ऊपर लकड़ी के बीमों के सहारे शायद छत भी बने हुए थे। इनसे जुड़ा एक प्रवेश द्वार भी पाया गया। पश्चिमी छोर से 200 फीट की दूरी पर 40 फीट लंबा और 1.8 इंच 2.4 इंच चौड़ा एवं मौजूद सतह से 32 फीट नीचे लकड़ी की बनी हुई नालियां देखी जा सकती हैं। जल निकासी की ये विशेष काष्ठीय प्रणाली काफ़ी विकसित मालूम पड़ती है, क्योंकि लकड़ी की नालियों के निर्माण में लकड़ी के बने बीम और उनको कसने के लिए लोहे की 60 किलोमीटर लंबी कीलों का प्रयोग किया गया था। लोहे की 7 किलोमीटर चौड़ी पत्तियों के द्वारा इनको वाटरप्रूफ बनाया गया था। कुम्भहार में मिला स्तंभ चूनार के पत्थर से बना था और इसकी सतह चमकीली और पॉलिश की हुई थी। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये कुम्भहार में चूनार पत्थर से बना हुआ स्तंभ है और यह आज भी ऐसा का ऐसा ही है। अशोक के स्वतंत्र रूप से स्थापित स्तंभों को स्वर्ग और धरती को विभाजित करने वाली ध्रुवीय रेखा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। इन स्तंभों पर अशोक के राजादेश तथा कुछ स्तंभों पर बौद्ध संघ को संबंधित धर्मादेश उत्कीर्ण किए गए। सांची के स्तंभ अभिलेख में धर्मभेद राजादेश उत्कीर्ण था। बहुत सारे स्तंभों में कोई अभिलेख नहीं पाया गया है, जिनमें से एक रामपुरवा स्थित सांड के प्रतीक वाला स्तंभ शीर्ष भी है। अशोक के सभी स्तंभों में आकार और आयामों की समानता पाई जाती है। प्राय सभी स्तंभ चूनार के पत्थरों से बने हैं
और शायद प्रत्येक स्तंभ को किसी बड़े पत्थर को तराशकर बनाया गया था। हालांकि जायसवाल ने इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाने की संभावना पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। सभी स्तंभों की सतह चिकनी, चमकदार और उत्कृष्ट पॉलिश की हुई दिखलाई पड़ती है। केवल दिल्ली मेरठ स्तंभ जैसे कुछ उदाहरणों में पॉलिश की चमक कुछ फीकी पड़ गई है, क्योंकि इन्हें स्थान से परिवर्तित किया गया था। यदि हम इसकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि अशोक के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए स्तंभ थे, उनको लोग स्वर्ग और धरती को विभाजित करने वाली ध्रुवीय रेखा के प्रतीक के रूप में देख रहे थे, और इन स्तंभों पर अशोक के राज्यादेश तथा कुछ स्तंभों पर बौद्ध संघ को संबंधित धर्मादेश उत्कीर्ण किए गए थे। बहुत सारे स्तंभों में कोई अभिलेख नहीं पाया गया है, जिनमें से एक रामपुरवा स्थित सांड के प्रतीक वाला स्तंभ शीर्ष भी है। वहीं अशोक के सभी स्तंभों का जो आकार है और आयाम है वो लगभग समान है, और सभी स्तंभ चूनार के पत्थरों से बने हैं। बहुत ही कम स्तंभ है जो कि एक बड़े पत्थर को तराशकर बनाए गए थे। हालांकि जायसवाल जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने इस बात पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है कि एक ही पत्थर को काटकर बनाने की संभावना कैसे हो सकती है। सभी स्तंभों की सतह चिकनी, चमकदार और उत्कृष्ट पॉलिश की हुई है, लेकिन केवल कुछ ही दिल्ली मेरठ जैसे कुछ स्तंभ हैं जिनकी पॉलिश थोड़ी फीकी पड़ गई है, चमक कम है, क्योंकि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया गया था। अशोक के शुरुआती स्तंभों में प्रतीकों को रखा जाने वाला प्लेटफॉर्म वर्गाकार तथा अल्प अलंकृत होता था, जो बाद के स्तंभों में वृत्ताकार तथा अधिक आकृति बनाए जाने लगे। स्तंभों के अतिरिक्त मौर्य राज की कला की अभिव्यक्ति पत्थरों के अन्य माध्यमों में भी हुई है। सारनाथ से मिले पॉलिशदार प्राचीन के ध्वंस अवशेष मौर्य वंश काल के माने गए हैं। गया के महाबोधि मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष के नीचे बना वज्रासन एक पत्थर का स्लैब लगा है। यह वज्रासन चूनार पत्थरों से बना है, जिसकी मोटाई 16.5 किलोमीटर है। इसकी ऊपरी सतह पर ज्यामितीय आकारीय उत्कीर्ण है, जो एक दूसरे को काटने वाली वृत्तों के समान दिखलाई पड़ती है। स्तूप निर्माण की प्रथा संभवतः बुद्ध के पूर्व काल में प्रचलित थी, इसलिए प्रारंभिक दौर में स्तूपों को अनिवार्यतः बौद्ध संस्कृति का अंश नहीं कह सकते। जैसा कि हमने पीछे बात की है कि बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष के नीचे बना वज्रासन बहुत ही एक पत्थर के स्लैब जैसा लगा है, और ये वज्रासन चूनार पत्थरों से बना है। और ये वही वज्रासन है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी मोटाई 16.5 सेंटीमीटर है। इस सतह पर ज्यामितीय आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जो एक दूसरे को काटने वाली वृत्तों के समान दिखलाई पड़ती हैं। महापरिनिर्वाण सूत्रों के अनुसार बौद्ध के दाह संस्कार के पश्चात उनकी अस्थियों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया तथा अस्थि कलश एवं अन्य अंत्येष्टि सामग्रियों पर 2 अन्य स्तूपों का भी निर्माण किया गया। अशोक ने बौद्ध के अवशेषों को फिर से वितरित करने का कार्य किया तथा विभिन्न क्षेत्रों में इन पुनर्वितरित अवशेषों पर स्तूप निर्माण का आदेश दिया। निष्कर्ष: बौद्ध स्तूपों की वास्तुकला के इतिहास में अशोक के काल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। वैशाली और पिपरहवा के पूर्व स्थित मिट्टी के स्तूपों पर ईंटों के विशालकाय स्तूप बनाए गए। अमरावती से प्राप्त अशोक के अभिलेख के एक विच्छिन्न हिस्से से यह पता चलता है कि यहाँ पर स्थित स्तूप और विहार का निर्माण उसके शासनकाल में ही हुआ था।